हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश सलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आप बच्चों के साथ में लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो सारा का सारा जो एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करने में लगा हुआ हूं। इसके पहले मैंने आप बच्चों के लिए 3 वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं, जिसमें मैंने लेबर इंस्पेक्टर का 2018 का मैथ्स और इंग्लिश का पेपर पूरा डिस्कस किया है, और 2015 का रीजनिंग का पेपर पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। रीजनिंग वाला सेक्शन। अब 2015 का ही इंग्लिश वाला सेक्शन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो पेपर है ये 2015 का है, जिसमें मैं आप बच्चों से लेबर इंस्पेक्टर में इंग्लिश के आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार रिलैक्स होकर इंग्लिश के कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आंसर आंसर बता के नहीं निकल जाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि अगर कंसेप्ट आपके पास ना भी हो, कंसेप्ट हो तो आप 1 मिनट में कनेक्ट कर लोगे, अगर कंसेप्ट ना भी हो तो कंसेप्ट बताते हुए आपको चीज़ें कनेक्ट करवा सकूं। तो मेरे साथ इस वाले वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो सुनते हैं। कहता है, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द कर्व्ड पाथ followed by a planet or an object as it moves around another planet, star और moon। बोल रहा है कि एक शब्द में जवाब आपको देना है उस पथ के लिए जो कि कोई प्लेनेट जब दूसरे प्लेनेट का चक्कर लगा रहा होता है, या फिर कोई चांद जब किसी प्लेनेट का चक्कर लगा रहा होता है, तो जिस पाथ पर चक्कर लगाता है, जिस पाथ पर चक्कर लगाता है उस पाथ को क्या कहते हैं। तो हिंदी में हम बच्चों को पता है, उस पाथ को हम लोग कक्ष कहते हैं, है ना। तो उसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑर्बिट। तो इस क्वेश्चन का 121 का सही जवाब होना चाहिए था ऑर्बिट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और बनना चाहिए थे वाला क्वेश्चन आप बच्चों से। ऑर्बिट इसका सही जवाब होगा, बच्चे ने ट्वाइलाइट मार दिया, गड़बड़ हो गया, ऑर्बिट इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 122। क्वेश्चन 122 आप देख पा रहे होंगे, आपको 4 सेंटेंसेस गिवन है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो देख लो जरा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ब्स इन द अबो सेंटेंसेस। आपको जो है उसने 4 सेंटेंस गिवन कर दी हैं, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या करेक्ट सेंटेंस होगा वो आप बता दो। ठीक है, अब एक बार रिलैक्स होकर देखते हैं हम लोग इस चीज को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सुनना जरा मुझे। मुझे क्या करना है, मुझे ना बताना है कि कौन सा वाला जो है इनमें से सही स्टेटमेंट होने वाला है। तो मुझे आपको ऑप्शन बताने पड़ेंगे, ऑप्शन आपको दिखने चाहिए साफ साफ। अब मेरा ख्याल है आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। चलिए, लिखा हुआ है, वर्ब्स इन द सेंटेंस ए एंड बी आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। 4 सेंटेंस गिवन है, बोल रहा है कि कौन सा नीचे से ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। पहला ऑप्शन में लिखा है कि ए और बी सेंटेंस में जो वर्ब प्रयोग किए गए हैं वो ट्रांजिटिव है। अब आप इसका जवाब तभी दे पाओगे जब आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। आगे बात पकड़ में। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, एक बार रिलैक्स होकर थोड़ा समझने की कोशिश करो। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो वर्ब जिन्हें हमेशा खुद को समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे सारे वर्ब जो खुद को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं उन्हें हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट में कहते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आता होगा ना। तो मेरे इंग्लिश के पुराने लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऐसे सारे वर्ब जिन्हें सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, जिन्हें सेंटेंस को समझने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, हम लोग उसे ट्रांजिटिव वर्ब के लिस्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जरा रिलैक्स होकर देख लो। स्मेल क्या होता है, स्मेल ना ट्रांजिटिव वर्ब के लिस्ट में नहीं आता है, पहले तो ये जान लो। स्मेल दरअसल होता है कुछ ऐसे वर्ब हैं जो दरअसल मानव की ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए वर्ब होते हैं। जैसे सूंघना, सूंघना इंसान के ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा हुआ शब्द है, विच इज नॉट ए ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये रोज स्मेल्स स्वीट, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस। अब अगर वो कह देता सिर्फ द अर्थ रोटेट्स, तभी भी बात चल जाती कि भाई पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही होती है, तभी बात चल जाती। हालांकि इसने लिख कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं भी लिख कर दे तो भी बात ठीक थी। तो रोटेट्स को भी हम लोग को ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन आप अगर जब ऊपर नोटिस करें लिखा हुआ आई वांटेड, अब ठीक है तुम्हें चाहिए, लेकिन क्या चाहिए वो डिफाइन करना पड़ेगा। अभी उसको एक नया पेन चाहिए, तो वांटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। चिल्ड्रन लाइक, ठीक है भाई बच्चों को पसंद है, लेकिन क्या मिठाइयाँ, हाथी, घोड़ा, ऊंट, वो बताना पड़ेगा। अभी उनको मिठाइयाँ पसंद है, तो लाइक भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, तो ए और बी जो है वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन करते हैं। इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था ए। ठीक है, मेरा ख्याल है इस वाली चीज को लेकर आप सारे बच्चे लोग क्लियर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन 123 पे क्या कहता है, द वर्ड बीन इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ, ये जो बीन शब्द है ये पास्ट पार्टिसिपल है किसका? ठीक है, तो बीन शब्द, ये मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, जैसे मैंने इसके पहले वाला वीडियो लिया उसमें मैंने को बताया था BEING, वो 2018 के पेपर में उसने पूछा था बीइंग, मैंने अब उसमें एक्सप्लेन किया है। तो जो बीइंग यूज हो रहा था क्योंकि अपन आईएनजी यूज नहीं कर पा रहे थे, उस जगह पर यूज होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कंसेप्ट दिया था, है ना। अब यहाँ पर बीन लगा हुआ है, तो जो बीन है ना ये दरअसल उन सारे टर्म के लिए यूज होता है जहां पर हम लोग ये इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं यूज कर पा रहे होते हैं, तो हम लोग बीन लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर कहीं आप इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं लगा पाओ तो उसकी जगह पर हमेशा क्या प्रयोग किया जाता है, बीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसने ये पूछा है क्वेश्चन में आपसे कि जो बीन है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो सकता है इनमें से किसका, तो इन सभी की जगह पर बीन का प्रयोग किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए ऑल फोर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 124 पर चलते हैं। क्वेश्चन 124 पर कहता है कि कौन से वाले शब्द को आप करेक्टली स्पेल कर सकते हैं। आपने इसके पहले वाला वीडियो भी देखा होगा इंग्लिश का, जिसमें मैंने एक और आपको स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन करवाया था, ये भी क्वेश्चन स्पेलिंग एरर वाला आ गया। उसमें इंजीनियरिंग पूछा था अगर आपको याद आ जाए, तो यहाँ पर पूछा है परटर्बेशन। अब इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो पता होगी तो बनेगा, नहीं पता होगी तो क्या ही बनेगा। तो इसका जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ PERTURBATION। पर्टर्बेशन का मतलब होता है जब कोई इंसान मेंटल इलनेस में होता है, ठीक है, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कुछ गड़बड़ी है, बेचैनी है, उसके लिए अपन पर्टर्बेशन वर्ड यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ड्स लाइक ए एंड द, दैट, दीज, आर, वो पूछ रहा है आपसे कि ये जो सारे शब्द हैं इन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन में लिखा हुआ है डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस। अब जरा बात को समझो, ये जो सभी हैं इनके डेफिनेशन क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। पहले तो समझो कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन क्या होता है। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑफ यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, है ना, इनटू यूज करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में किसी एक मीनिंगफुल टर्म को ऐड करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दैट, जैसे बट हो गया, है ना, या फिर हुज हो गया, है ना। ये सारे जो शब्द हैं ये सारे कंजंक्शन होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर वो सारे शब्द होते हैं जो एफिक्स के रूप में, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखे जाते हैं। तो आप अगर देखोगे तो ए एंड द जो होता है ना वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है। वैसे ही दैट, गर्ल, दीज, चेयर, है ना, तो ये जो सारे टर्म है ये हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले लिखे जाते हैं। तो ये दरअसल कुछ और नहीं है, ये दरअसल डिटरमाइनर है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था बच्चे लोग, वो होना चाहिए था डिटरमाइनर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होना चाहिए था। ठीक है, चलते हैं 126 की तरफ। क्वेश्चन 126, क्वेश्चन 126 कहता है ही सेड आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेस। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा रिलैक्स होकर समझो जरा बात को। उसने बोला है कि ही सेड आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, तो कुछ कुछ नियम है वो जान लो। जैसे लिखा हुआ है ही सेड तो उसका हो जाता है ही सेड दैट, ये दिमाग में डालो पहले तो, ये सबसे पहली चीज है जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ही सेड दैट इस तरीके से हो जाता है। दूसरा, कुछ टर्म फिक्स होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए टुमारो लिखा हुआ है, तो टुमारो के लिए अपन टुमारो ही कन्वर्ट यूज नहीं करते हैं कन्वर्ट करने के दौरान। जब ट्रांसफॉर्म करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो कुछ टर्म है, जैसे उदाहरण के लिए टुमारो, तो इसके लिए नेक्स्ट डे वर्ड यूज हो जाता है, यस्टरडे के लिए प्रीवियस डे वर्ड यूज हो जाता है। पॉइंट है समझ में? तो टुमारो के लिए जब आप कन्वर्ट करोगे स्पीच को तो आप यूज करोगे टर्म नेक्स्ट डे। आइडिया एक्सेप्टेड है? तो यहां पर लिखा हुआ है द डे बिफोर, गलत है। टुमारो गलत है। नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, कंसिडर हो सकता है। तो ए और बी तो इसका सही जवाब नहीं होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब मैं एक बार सी और डी को अच्छे से एनालिसिस कर लेता हूं। सी और डी दोनों में नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, मुझे ये पता है कि टुमारो के साथ में हम लोग, टुमारो की जगह पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान नेक्स्ट डे यूज करते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे यूज हुआ है, इस वजह से सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। अब जरा बात को समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड दैट, सेड पास्ट फॉर्म है।
अब यहाँ पर ये देखो ही सेड दैट, ये भी पास्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें लिख दिया ही विल। अब जरा बात को समझो, आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाएंगे ना, देखो मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का अगर नियम नहीं भी पता होता ना, तभी मैं ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व कर लेता। कैसे भाई, आप कोई भी जब सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें एक ही टेंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर पास्ट टेंस चल रहा है, यहाँ पर फ्यूचर टेंस चल रहा है, सेंस का इस वाले टेंस का सेंटेंस का कोई मीनिंग बनेगा क्या कभी? जब कोई वाक्य लिखा जाता है तो एक ही काल में लिखा जाएगा ना, या वर्तमान होगा, या भूत होगा, या भविष्य होगा, जो मर्जी है वो थोड़ी काल हो जाएगा। ठीक है, ओके है। 10 ठो अपन काल नहीं डालेंगे, एक ही प्रकार का काल डालेंगे, जो अच्छा लगे वो डाल देना। अब है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में आप देखोगे तो ए बी सी डी, आपको 4 सेंटेंस गिवन है। आपसे पूछ रहा है रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए कौन सा वाक्य सही है। आगे बात समझ में। अब एक बार इसको देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस फैक्ट्स। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, अब जरा समझना। जो डेली बेसिस की जो बातें रहती हैं, जो डेली यूज की जो बातें रहती है, हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वे करते हैं। आगे बात पकड़ में, जो डेली यूज की जो बातें होती है, हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जो डेली हैबिट रहती है उसको सिंपल प्रेजेंट में ले जाते हैं। ठीक है, अब जरा समझो क्या लिखा हुआ है। टू एक्सप्रेस फैक्ट विच आर टाइमलेस, दैट इज फैक्ट्स विच आर ट्रू ऑफ ऑल द टाइम। अब देखो यहाँ पर ये एक सामान्य सा इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है, जो कि प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का तय है। दूसरा लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस अ प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। वो कह रहा है कि टू एक्सप्रेस अ प्रेजेंट एंड एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब कि ये भी देखो, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है हमारे मसलों के, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये वाला टर्म यूज किया जा रहा है। ये भी सिंपल प्रेजेंट का है। इन रनिंग commentaries such as these we hear over the radio। अब देखो ये भी एक सामान्य हैबिट है, मैंने आपको बताया था जो भी सामान्य आदत होती है, डेली बेस की आदत, उसको भी सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं। बता रहे हैं कि हम लोग रेडियो पर जो इस तरह की जो कमेंट्रीज है वो सुनते रहते हैं। चलो अच्छी बात है। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर। अच्छा भाई, अगर आपको फ्यूचर का कोई प्रोग्राम अगर आपको जाहिर करना है, तो उसके लिए भी हम लोग ने जो टर्म है वो लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम, जो कि तय निश्चित प्रोग्राम था, उसे हम लोग को एक्सप्रेस करने के लिए भी, ये भी आप अगर देखो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही टर्म है। तो ए बी सी डी चारों ही सिंपल प्रेजेंट में कन्वे किए गए हैं। तो इसका मतलब जो इसका सही जवाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑल। ऑल मतलब मैं लगा कर आता ऑप्शन नंबर बी। बच्चे ने यहाँ पर डी मार दिया, बच्चे से गलती हो गई है, माफ कर दीजिएगा उसे। बी एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। 128 पर कहता है चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एक्टिव पैसिव वॉइस। बोल रहा है कि आपको वो वाला स्टेटमेंट चूज करना है जो कि एक्टिव पैसिव वॉइस के हिसाब से करेक्ट नहीं है। पहला है ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। एकदम सही जवाब है, पैसिव वॉइस में ट्रांसिटिव वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सफर्स और रिसीव्स सम एक्शन। ये भी करेक्ट पॉइंट है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा कोई ना कोई एक्शन कंसिडर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलेगा कि भैया दरवाजा बंद कर दो, तो बंद कर दो एक एक्शन उसने कंसिडर किया। ठीक है, नेक्स्ट है द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इन द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस फॉर्म। अब वो कह रहा है कि जो पैसिव वॉइस है वो हमेशा बनाया जाएगा चेंजिंग टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इन द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस फॉर्म। ये गलत बात है। दरअसल होता यह है कि ना, जो प्रेजेंट में लिखा था उसको अपन पास्ट में डालते हैं। होता यह है, सीना है आपको समझ में। द नंबर ऑफ वर्ब इज चेंज्ड if the number of subject changes while transforming sentence from active to passive voice। ये वाली एकदम सही बात है कि भाई जितने भी वर्ब होंगे एक्टिव से पैसिव में बदलते दौरान, सारे के सारे वर्बों का जो फॉर्म होगा वो बदला जाएगा। ये भी एकदम सही बात है। तो उसने पूछा था कि भाई कौन सी वाली गलत बात है, तो मुझे ऑप्शन नंबर सी एकदम गलत लगा। मतलब बच्चे ने जो टिक किया है पेपर में एकदम सही टिक किया, ऑप्शन नंबर सी ही ये वाली जो लाइन है इसमें गलत लिखी गई है। ठीक है, इसका सेंस ये है कि भाई जब आप फॉर्म बदलेंगे तो हमेशा प्रेजेंट का पास्ट करते हैं। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। क्वेश्चन 129 में कहता है द वर्ड मिर्थ इज क्लोज इन द मीनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। बोल रहा है कि जो मिर्थ है वो दरअसल इनमें से कौन से वाले शब्द का क्लोज मीनिंग रखता है। अब आपको ना इस वाली चीज को समझना पड़ेगा कि मिर्थ की मीनिंग क्या होती है। दरअसल एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन है। वोकैब के मैं लेक्चर आप बच्चों को प्रोवाइड करा रहा था अपने ही चैनल पर। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको वोकैब के लेक्चर की जरूरत है आप मुझे बताइएगा। ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्दों का पूरा संग्रह आप बच्चों के सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये मिर्थ, मिर्थ का अर्थ क्या होता है? मिर्थ का अर्थ होता है खुशी। अब अगर इसकी मीनिंग पता होगी तो डील कर लोगे, नहीं पता होगी तो क्या ही डील करोगे, है? तो मिर्थ का अर्थ होता है दरअसल खुशी। अब लिखा हुआ है साइक्लिक, डिजास्टर, अम्यूजमेंट, प्रिम्प्ट। अब इसकी मीनिंग को समझो। साइक्लिक और डिजास्टर, साइक्लिक मतलब होता है चक्रण, डिजास्टर मतलब होता है तबाही, अम्यूजमेंट का मतलब होता है खुशी। ठीक है, समझ में? तो उसने पूछा क्लोज मीनिंग कौन सा रखता है, तो सही जवाब होता है अम्यूजमेंट, सी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है सी। बच्चे ने डी बी मार दिया, गलत हो गया, सी आंसर सही है। लिखा है नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस इज एंटोनिम ऑफ। आपसे पूछ रहा है कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो उसका विरोधी शब्द क्या है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब कोई जो चीज होती है जिसका रूपांतरण होता है, ठीक है, जो जो समय के साथ बदलती है, उसके लिए अपन मेटामॉर्फोसिस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि पेनिट्रेशन होगा, हेल्यूसिनेशन होगा, या डेविएशन होगा, डेविएशन होगा, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब जरा देखो, पेनिट्रेशन मतलब होता है जैसे हम लोग जो है सुई को हाथ में लगाते हैं तो सुई को पेनिट्रेट करते हैं, डालना होता है उसका मतलब, ठीक है, उस सुई को हाथ में से घुसेड़ना। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है दरअसल जब आप किसी को जो है क्या करते हैं आप लोग, कोई जादू दिखा देता है, कोई एकदम मतलब जो मोह माया वाली चीज हो जाती है। हेल्यूसिनेशन मतलब वो जो है इंसान जो है उसके माया जाल में फंस गया, इस तरीके से ना। डेवेस्टेशन, डेवेस्टेशन का मतलब दरअसल तबाही के सेंस में यूज होता है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन दरअसल रूपांतरण होता है। तो देखो मेटामॉर्फोसिस ने पूछा है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस ने एंटोनिम पूछा है। आगे बात पकड़ में, मेटामॉर्फोसिस का इसने एंटोनिम पूछा है। हम लोगों को बताना है इसका विरोधी क्या होगा, लेकिन यहां पर ना इसका विरोधी एक भी गिवन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन उसका समानार्थी है। तो बच्चे ने यहाँ पर ना डी मार दिया है, शायद उसने ध्यान ना दिया हो, एंटोनिम पूछा है, डी इसका समानार्थी है, विरोधी नहीं है। तो यहाँ पर ना कोई भी जो आंसर है एबीसीडी में इसका विरोधी नहीं बन रहा है। ये सारे के सारे अलग ही डायरेक्शन के क्वेश्चन है, मतलब सारे के सारे अलग ही डायरेक्शन के शब्द हैं। लेकिन हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का समानार्थी बन सकता था। अगर उसने समानार्थी पूछा होता तो उस स्थिति में डी आंसर होता। अभी इसका कोई आंसर नहीं होगा। इस पर जो है उन्हें मेरा ख्याल है कि बोनस मार्क देना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गए इंग्लिश के आप बच्चों के 10 क्वेश्चन। मैंने आपको लेबर इंस्पेक्टर का सारा पेपर सॉल्व करवा दिया आज आज की डेट में। आपका मैथ्स भी पूरा कवर हो गया 2018 और 15 दोनों का। इंग्लिश भी पूरा पूरा कवर हो गया 2018 और 15 का। कुछ और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।